मेरे को लगता है झगड़ा करा के ही मानोगे। लोगों में बातें होती है कि बलवान जी के आज भी भाजपा के साथ अच्छे संबंध बेटे अभिमन्यु की शादी थी, है। वो मैं बहुत जल्द दूसरे व्यक्ति पे विश्वास कर लेता हूँ। तो जैन जी को, कॉकरोच को हम किसी भी सत्र पे कम नहीं आ सकते। पैसा या इज्जत तो पैसे कमाने की, भ्रष्टाचार करने की, पसंद आए, बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं हमारे बच्चों के साथ ऐसी दुर्व्यवहार करने के लिए 100 बार सोचेगा। कि अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिशियन है तो वो ईमानदार नहीं हो सकता। राजनीति तो मैंने बचपन से ही घर में देखी थी। रजवाड़े की तरह ठाठ बाट से रहते हैं। ये कैंची सबसे पहले परिवार पे ही चलती है। बलवान जी सुबह निकलना, देर रात को आना, बहुत से समय तक घर से बाहर रहना। राजनीति में कदम भी नहीं उठा सकता। लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? मेरा तो बाल विवाह था। कि अब छोड़ देना चाहिए, सब हार मान लेनी चाहिए। अगर मैं किसी एक अध्यापकगण का नाम लूँगा, बिल्कुल कमज़ोर था, ना कोई ज़्यादा होशियार था। लेकिन लोगों की नब्ज, लोगों को आप अच्छी तरह से जानते हो। अपना खंजर निकाल के और अपने हथेली पे ऐसे लीक बना दी थी और पंडित जी को बोला, अब बता मैं विश्व विजेता बन सकता हूँ? तो उसने कहा कि जिसके इरादे इतने दृढ़ हों उसको अपना उद्देश्य हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। मैं चंडीगढ़ उनकी कोठी पे गया था और जब मैं कुर्ता पजामा पहनता था कभी स्कूल कॉलेज में, तो कहते थे आपने क्या विधायक बनना है, आप ये ड्रेस पहन के आए हो। बलवान से बलवान सिंह दौलतपुरिया बनना। मेरे अंदर राजनीति तो शुरू से थी। इलाहाबाद से लेके पलवल होटल तक, नारायणगढ़ से लेके नारनौल तक। बलवान जी का जन्म होता है, बड़े ही तेजस्वी बच्चे थे, बड़ी शरारतें होती थी। लंबी चौड़ी गलती करी थी, वीआईपी ट्रीटमेंट मिला है कि उसका बच्चा तरक्की ना करे। लेकिन एक बात जो मेरे पिताजी की थी, अनपढ़ होते हुए भी, घर की आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो जवाहरलाल विलायत पढ़ने क्यों गया था, वो बात मुझे आज भी याद है। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट चैनल दीप टॉक शो पे। मैं हूं आपका दोस्त दीपक चौधरी और आज हमारे साथ हरियाणा की राजनीति के एक चर्चित चेहरे, फतेहाबाद से 2 बार विधायक रह चुके, अभी फिलहाल फतेहाबाद से विधायक हैं और उन चुनिंदा विधायकों में से हैं जो अभी तक अजेय हैं। आज तक ऐसा कोई इलेक्शन नहीं हुआ जिस टाइम ये मैदान में थे और इन्होंने कभी हार देखी हो। मैं आपका स्वागत करता हूं बलवान जी हमारे चैनल पर और आपका साथ के साथ धन्यवाद भी करता हूं कि आपने हमारी एक छोटी सी कॉल पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपने हामी भरी। तो धन्यवाद। मैं भी आप सभी दर्शकों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आपका भी विशेष तौर पे आभारी हूं कि आपने समय निकाल के आप विचारों का आदान प्रदान करने के लिए आप मेरे पास पहुंचे। बलवान जी का जन्म होता है, इनका जो पैतृक गांव है वो है दौलतपुरिया में। 3 मार्च 1968 को इनका जन्म होता है। इनका कैसा बचपन बीता, उसके बाद राजनीति में कैसे आए और उसके बाद इन्होंने कौन कौन सी दिक्कतें राजनीति में देखी, कौन कौन सी चीज़ें इन्होंने अपने जीवन में सीखी, उन सब चीज़ों से हम लोग आज प्रेरणा लेने का प्रयास करेंगे। हमारा विधायक जी मोटिव ये है कि हम आपकी जीवन से कुछ सीखें और आपसे भी हम गुजारिश करते हैं कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से, इस बातचीत के माध्यम से आप अपने ये 50 से 60 साल का जो जीवन है एक बार फिर से जी जाए। उन सारी यादें जो आपने अपने जीवन में देखी है वो सारी आपके सामने एक बार फिर से आ जाए। अभी जो मेरा पहला सवाल आपसे है, आज इतनी बिजी लाइफ में क्या बलवान जी को एकांत के समय या कभी भी अपने बचपन के दिन याद आते हैं? कैसा था वो बचपन, वो छोटी छोटी यादें जब आप खेला करते थे, बातचीत हुआ करती थी घर वालों से, कैसी वो बातचीत थी? तो कैसा समय था बलवान जी वो? बचपन मुझे ही नहीं, हर एक व्यक्ति को अपना बचपन याद रहता है। याद रहता है। और मैं तो ये मानता हूँ कि बचपन हर एक साथी का ही खुशनुमा माहौल में बीता है, क्योंकि
बचपन के दिन ऐसे होते हैं, ना तो उसके अंदर स्वार्थ होता है, ना कहीं लोभ लालच होता है। जो बचपन की दोस्ती होती है वो निस्वार्थ भाव से होती है, उसके अंदर किसी तरह कोई लाग लपेट नहीं होता। और बचपन की यादें तो व्यक्ति को ताउम्र याद रहती है। ताउम्र याद रहती हैं। बहुत अच्छी आपने बात कही। और बचपन वो गोल्डन पीरियड है लाइफ का। जैसा जब ऐसा सोचते हैं कि जब छोटे थे तब बड़े होने की चाहत थी, और जब बड़े हो गए तो वापस चाहते हैं कि छोटे हो जाएं। अभी मेरा जो दूसरा क्वेश्चन आपसे, देखिए आज बच्चे उतने शरारती नहीं रहे हैं। आज बच्चों के अंदर पहले जैसी शरारतें नहीं बची है, फ़ोन में बच्चे गुम हो गए हैं। आपके समय तो बड़े ही तेजस्वी बच्चे थे, बड़ी शरारतें होती थी। मैं अपने बुजुर्गों से उनके किस्से सुनता हूँ। तो आपके जहन में कोई ऐसा किस्सा जब आपने कोई ऐसी शरारत की हो जो बड़ी मज़ेदार हो, जिस पे आज भी आपको हंसी आ जाती हो, ऐसी कोई शरारत जो आपके जहन में हो? वैसे तो मैं कभी शरारती रहा ही नहीं, हमेशा ही सकारात्मक सोच में मेरा बर्तन बीता। ऐसी हमने कोई ना लंबी चौड़ी गलती करी थी, ना कभी घर से हमें कोई डांट पड़ी थी। और मुझे नहीं याद कि बचपन में ऐसी कोई मैंने मेजर गलती की हो और उससे हमें कहीं डांट पड़ी हो। मेरा बचपन बड़ा खुशनुमा माहौल में बीता है, और मुझे हर वो चीज़ घर वालों ने उपलब्ध कराई है जो मुझे चाहिए थी। थोड़े शब्दों में मैं कहूँ कि बचपन के अंदर मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट मिला है। वीआईपी ट्रीटमेंट मिला है, और बहुत ही खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका बचपन ऐसे बीतता है। तो आप भी उन खुश नसीबों में से हो। माता या पिताजी द्वारा कोई एक ऐसी सीख आपको जो मिली हो, जो आपको ताउम्र याद रही, या फिर जिसको आज भी आप फॉलो करते हो कि हाँ ये मेरे पिताजी ने, मेरे माताजी ने मेरे को सिखाया है, और इसको मुझे हर वक्त अपने साथ रखना है, फॉलो करना है, ऐसी कोई सीख? वैसे तो हर एक बच्चे के माँ बाप उसको अच्छी शिक्षा और दीक्षा देने का प्रयास करते हैं। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा तरक्की ना करे, उन्नति ना करे और ज़िंदगी में नए नए आयाम पैदा करे। मुझे भी मेरे माँ बाप से बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन एक बात जो मेरे पिताजी की थी, अनपढ़ होते हुए भी जो बात उन्होंने कही उसको मैं ताउम्र भुला नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी बिल्कुल अनपढ़ थे। हमारे गांव में 5 तक का स्कूल था, 5वीं तक मैं भी मेरे गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ। उसके बाद में हमारे नज़दीक है गांव इजरावा खुर्द। उसके बाद में इजरावा खुर्द अमूमन सभी बच्चे जाते थे कि इजरावा खुर्द 6th में एडमिशन लेंगे, पढ़ाई आगे की जारी रखेंगे। ठीक है। लेकिन मेरे पिताजी ने मेरा एडमिशन 6th में फतेहाबाद का उस समय का जो टॉप स्कूल होता था, सीनियर मॉडल स्कूल, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, उसके अंदर मेरा एडमिशन कराने का काम किया था। और कहीं ना कहीं घर में चाचे ताऊ या दूसरे पारिवारिक सदस्यों की चिंता रहती थी कि छोटा बच्चा है, शहर में जाएगा, कोई ट्रेजेडी ना हो जाए, कोई अनहोनी घटना ना घट जाए। इस बात से वो कहीं ना कहीं मन में भय था। तो उसी तरह का भय एक दिन जब रूटीन में सुबह घर के पारिवारिक सदस्य बैठे थे, तो उसके अंदर मेरा एक अंकल है जो 7-8 पढ़ा हुआ था और मेरे पिताजी बिल्कुल अनपढ़ थे। तो जिक्र चल गया कि आपने बलवान को फतेहाबाद क्यों एडमिशन कराया, वहाँ पे क्या पढ़ाई ज़्यादा होती है, और भी ऐसी बातें उन्होंने कही। और मेरे पिताजी ने अनपढ़ होते हुए फिर जवाब दिया था, अगर फतेहाबाद सीनियर मॉडल स्कूल में पढ़ाई बढ़िया नहीं होती, ज़्यादा नहीं होती, तो जवाहरलाल विलायत पढ़ने क्यों गया था। क्यों गया था? यानी कि एक अनपढ़ आदमी की ऐसी सोच, भाई अच्छा स्कूल हो, अच्छा इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पे बच्चे को अच्छी शिक्षा और दीक्षा मिल सकती है। वो बात मुझे आज भी याद है। और मैं भी गाएं बगाएं मेरे मिलने वाले सभी साथियों कहता रहता हूँ कि चाहे आपको मिर्च रोटी खानी पड़े, पेट बांध के भी बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाओ।
क्योंकि शिक्षा एक ऐसा साधन है कि जिस घर के अंदर एजुकेशन होगी वो घर ही तरक्की कर पाएगा। वो बात में मेरे पिताजी के आज भी मुझे याद है कि अनपढ़ होते हुए एक आदमी की शिक्षा के प्रति कितनी अच्छी सोच थी। कितनी अच्छी सोच थी, कितने पॉजिटिव थे शिक्षा को लेकर। और जैसे अभी आपने बोला, वो मैं आपके कुछ एक वीडियोस में भी मैंने देखा, शायद एक गौशाला में आप गए थे, वहाँ आपका ये स्पीच भी थी कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपको शिक्षा के प्रति पॉजिटिव रहना है, अच्छी अच्छी जगह पे आपको बच्चों को भेजना है। बलवान जी, बचपन में घर पे सब लोग बलवान बुलाते होंगे, उसके बाद आप बलवान सिंह दौलतपुरिया हो जाते हैं। ये बलवान से बलवान सिंह दौलतपुरिया बनना, ये कब जहन में आ गया था? ये दौलतपुरिया आपने अपना सरनेम कब लगाया, या अपने बुजुर्गों से ऐसा होता आ रहा है, पूर्वजों से हमें ये सरनेम मिला है दौलतपुरिया? दौलतपुरिया सरनेम में मेरे अंदर राजनीति तो शुरू से थी और मेरा एम था, मेरा उद्देश्य था कि मैं राजनीति में जाऊंगा। राजनीति में जाओगे? 2004 के विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं मुझे चाहत थी कि फतेहाबाद विधानसभा से मुझे कांग्रेस की टिकट मिले, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि उस टाइम टिकट नहीं मिल पाई। तब तक मैं बलवान सिंह ही था। लेकिन जब मैंने राजनीति में मेहनत शुरू करी तो आप जैसे किसी अच्छे साथी ने एक सुझाव दिया कि नाम का बड़ा महत्व होता है राजनीति में। बिल्कुल। तो हमने जब कई नाम डिसाइड किए तो हमने ये कहा भी पूरा नाम आज के बाद राजनीति में बलवान सिंह दौलतपुरिया होगा। बलवान सिंह दौलतपुरिया एक तो उसके साथ साथ मेरे गांव का नाम पूरे हरियाणा में रोशन होगा। बिल्कुल। और गांव की अगर तरक्की होगी तो हम सब की तरक्की, हम सब का मान सम्मान बढ़ेगा। तो मैं आपको कहूं कि मैं बलवान सिंह से बलवान सिंह दौलतपुरिया 2007 में बन गया था। 2007 में उसके बाद मैंने हमेशा अपने नाम के आगे बलवान सिंह दौलतपुरिया लगाया। बलवान। और आज आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, इलाहाबाद से लेके पलवल होडल तक, नारायणगढ़ से लेके नारनौल तक, आप कहीं भी जाके दौलतपुरिया गांव का जिक्र करोगे तो आपको लोग सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे, अच्छी आपसे बात करेंगे और मेरा नाम लेके आपसे पूछेंगे कि उन वाला दौलतपुरिया आपका है दौलतपुरिया क्या? तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज हरियाणा विधानसभा की वेबसाइट पे भी दौलतपुरिया गांव का नाम अंकित है। और आने वाली पीढ़ी जब हरियाणा विधानसभा की वेबसाइट देखेगी तो उनको भी फक्र महसूस होगा कि हमारे गांव में कैसी कैसी प्रतिभाएं पैदा हुई और उन्होंने कहां तक शिखर पे जाने का काम किया है। बहुत अच्छी आपने बात कही। और नाम आज तो मैं ये भी देखता हूँ कि बलवान सिंह दौलतपुरिया की बजाय लोग आपको दौलतपुरिया कहना भी पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि गांव का नाम तो आगे तक गया है। बलवान जी, बचपन में आज भगवान की दया से आप साधन संपन्न लोगों में से हैं। बचपन की परिस्थितियाँ कैसी थी? घर की आर्थिक स्थिति कैसी थी, या घर पे किस टाइप का माहौल था? लोग कैसे थे? काम हमें खुद खेतों में करना पड़ता था, या तब भी जैसे कि आज के दिन हमारे पास काम करने के लिए मशीनें, औजार, मजदूर हैं, वो तब भी थे? कैसी थी परिस्थितियाँ? मालिक की कृपा से हमारे घर की आर्थिक हालात शुरू से ही बहुत अच्छे थे। कहीं भी हमने आर्थिक तौर पे कभी किसी स्टेज पे कोई कमी महसूस परमात्मा ने हमें नहीं होने दी। और हमारा परिवार हमेशा से ही कृषि से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और हमें अब तो मशीनी युग आ गया, लेकिन पहले जब हाथ से ज़्यादा खेती काम होता था तो हम खुद खेती करते थे और साथ में सहायक के तौर पे आदमी रखते थे जो कि कृषि के अंदर सहायता करते थे। और आज भी हमारा परिवार पूरी तरह एग्रीकल्चर पे, कृषि पे निर्भर है। और आज भी चाहे मशीनी युग हो, आज भी हम खेती खुद करते हैं, लेकिन पैटर्न अब चेंज हो चुका है। अब खेतों के अंदर ढाणी बन चुकी है। जो हमारे खेती के अंदर सहायक है उनको अब खेतों के अंदर बिठाना पड़ता है। काम मशीनी युग में ज़्यादा हो चुका है, लेकिन खेती की तरफ आज भी हमारा निरंतर ध्यान है और खेती
हर स्टेज पे हम अच्छी खेती करते हैं। अच्छी खेती आप करते हो, तो इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि हम चर्चाएं सुनते हैं कि एक तो अगर कोई हवा से विधायक उतर के आ जाए जिसने गांव नहीं देखा, खेत नहीं देखे, तो उनके लिए बड़ी दिक्कतें होती है लोगों को समझना, या लोग उनको अपनी बातें नहीं समझा पाते। तो आपके लिए ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि आपने अगर खुद ऐसे काम किया है तो आज आप उन लोगों की भावनाओं को समझ सकते हो। अगर विधायक जी उस समय आपको कोई बोल देता, जब आप बचपन में खेत वगैरह का काम देखा करते थे, या मैं ये 15-16 की एज आपकी कहूँ, उस समय कोई बोलता कि आप एक दिन बड़े होकर के विधायक बनोगे, आपको कैसा लगता? क्या विश्वास होता, नहीं होता? आप कैसे रिएक्ट करते उनके ऊपर? मुझे शुरू से मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं विधायक बनूंगा, बचपन से? बचपन से ही। और जब मैं कुर्ता पजामा पहनता था कभी स्कूल कॉलेज में, तो सहपाठी भी कहते थे आपने क्या विधायक बनना है, आप ये ड्रेस पहन के आए हो। तो मैंने उनको कहा था कि मेरा उद्देश्य, मेरा मोटो, मेरा पर्पस, मेरा राजनीति करना ही है, तो ठीक है। बनेंगे। मैं सिकंदर को पढ़ता हूँ, और सिकंदर कभी हस्तरेखा में या दूसरी चीज़ों में विश्वास नहीं रखता था, वो कर्म में विश्वास करता था, और मैं भी कर्म में विश्वास करता हूँ। तो जिस तरह से सिकंदर ने किसी ज्योतिषी को दिखाया था हाथ कि आप देखो मेरे हस्तरेखा है विश्व विजेता बनने की, तो ज्योतिषी ने हाथ देख के बोला नहीं आप विश्व विजेता नहीं बन सकते। तो फिर उसने ज्योतिषी पूछा वो रेखा कैसे होती है, तो उसने ऐसे कहा लीक मार के, बोले ऐसी ऐसी रेखा होनी चाहिए, वो व्यक्ति विश्व विजेता बनता है। तो उसने अपना खंजर निकाल के और अपने हथेली पे ऐसे लीक बना दी थी, और पंडित जी को बोला अब बता मैं विश्व विजेता बन सकता हूँ। तो उसने कहा कि जिसके इरादे इतने दृढ़ हों उसको अपना उद्देश्य हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। तो मेरे उस समय ही इरादे विधानसभा पहुँचने के थे। तो जो इरादे थे, दृढ़ इरादे थे, इतनी लगन थी, उसकी वजह से आप विधानसभा तक आखिरकार पहुंच भी गए। और एक बात मैं यहाँ जरूर ऐड करना चाहूँगा कि विधानसभा का नंबर आपको पता था, नहीं पता था, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन लोगों की नब्ज, लोगों को आप अच्छी तरह से जानते हो कि नंबर तो आपको नहीं पता था, बट लोगों को साथ आपकी जानकारी है। अभी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब स्कूल का समय था, कॉलेज का समय था, पढ़ाई में कैसे थे आप? और पढ़ाई एक में साथ की साथ मैं ये भी ऐड कर दूं कि कोई एक टीचर, कोई एक अध्यापक जो आपके दिमाग में आता हो कि उसके साथ लगाव आपका अधिक था, या जो पसंदीदा टीचर थे आपके? पढ़ाई में मैं ठीक ठाक था, ना बिल्कुल कमज़ोर था, ना कोई ज़्यादा होशियार था, पढ़ाई में ठीक था। और पढ़ाई में मेरा मन भी लगता था, मैं मन लगा के पढ़ाई करता था। मैंने कभी भी कोई क्लास में एब्सेंट होना हो, कोई होमवर्क में दिक्कत हो, ऐसा कभी मेरे सामने कोई परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं हुई। टीचर तो समय समय पे एक से बढ़कर एक मिले थे। हमारे ज़माने में ये कोई प्राइवेट सेक्टर के स्कूल ज़्यादा नहीं होते थे, पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा काम था, गवर्नमेंट स्कूल ही थे। चाहे हमारी प्राथमिक शिक्षा की बात हो, चाहे मैट्रिक तक की शिक्षा की बात हो, फिर चाहे कॉलेज की बात हो। तो जब हम 8वीं 9वीं 10वीं, और हमारे ज़माने में +2 नहीं थी, प्रेप चलती थी, या स्कूल में हो तो आपको हाई सेकेंडरी करनी पड़ती थी। तो मैंने 84 में मैट्रिक करी थी, 85 में मैंने हाई सेकेंडरी करी थी। अगर मैं किसी एक अध्यापकगण का नाम लूँगा तो शायद वो दूसरों के साथ न्याय संगत नहीं होगा। ठीक है। अध्यापक सभी एक से बढ़कर एक थे, लेकिन जो हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब थे, श्री सीताराम जी कौशल, उनका अच्छा इतना नेतृत्व था हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल में। उस ज़माने में बच्चे खेलों में भी मेडल लाते थे, और पढ़ाई में भी उस स्कूल का नाम अव्वल दर्जे पे था, क्योंकि वो एक टीम वर्क के रूप में काम करते थे। उनके पास मैथ के रूप में छाबड़ा सर थे, साइंस के रूप में वधवा साहब थे, इसी तरह इंग्लिश में हमारे कंपानी सर जी, आजकल वो एज हो चुके हैं, मैं पिछले दिन उनसे मिल के आया था। हिंदी के हमारे नवीन शर्मा जी होते थे, संस्कृत के हमारे बरवाड़ा साइड के श्री मनोज शास्त्री जी थे, और भी बहुत थे। चाहे पीटीआई की बात हो, चाहे डीपी की बात हो,
चाहे लाइब्रेरियन की बात हो, सभी टीचर उस समय अध्यापकगण अपना ये कर्तव्य समझते थे कि हमारे द्वारा तराशी हुई प्रतिभा आगे जाके हमारा नाम रोशन करे। उस समय अध्यापकगण की सोच में और आज की सोच में बहुत फर्क है। आपने एक एक टीचर का नाम बता दिया, ये भी मैं बहुत बड़ी बात मानता हूँ कि आज से शायद आपको उस समय को 41 साल के आसपास तो हो ही गए होंगे, 40-50 साल, उसके बाद भी आपको आज भी एक एक टीचर का सब्जेक्ट वाइज नाम याद होना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छा विधायक जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या कभी कोई ऐसा समय आया हो कि जो आपको लगा हो कि बड़ा मुश्किल सा समय आ गया है, या फिर आपका मन किया हो कि अब छोड़ देना चाहिए, सब हार मान लेनी चाहिए? वैसे मुझे लगा नहीं, जिस पॉजिटिव एटीट्यूड से आप अभी तक बातें कर रहे हो, फिर भी मेरा क्वेश्चन है, क्या कभी भी जीवन में कोई ऐसा दौर आया जब आपका नहीं है, हार मानने का प्रयास किया हो? परमात्मा की बड़ी कृपा रही, ऐसा कभी समय ज़िंदगी में किसी पल भर भी नहीं आया भाई कहीं मैंने हार मानने की कोशिश, हार की मन में आई हो या कोई दूसरी नेगेटिविटी थिंकिंग दिमाग में आई हो, ऐसा कभी नहीं आया। यानी कि आप पॉजिटिव थिंकिंग के व्यक्ति हो, पॉजिटिव विचार रखते हो, और ऐसी कोई भी चीज़ें इनके दिमाग में आती नहीं है। अगला क्वेश्चन थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, बड़ा ही भावुक क्वेश्चन भी मैं इसको बोल सकता हूँ। आज भी क्या आपको अपनी शादी याद है? कैसे हुई थी? शादी से पहले की फीलिंग क्या थी? शादी के बाद की फीलिंग क्या थी? साथ के साथ ऐड कर दूं, लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? ये भी आप दर्शकों को बताने का काम करें। मेरे तो अरेंज मैरिज थी, और मैरिज भी क्या था, मेरा तो बाल विवाह था। बाल विवाह। मेरा बर्थ है 3/3/1968 और मेरी शादी की डेट है 10/3/1978। 10 साल के बाद 10 साल के बाद मेरा बाल विवाह था। बाल विवाह था। हमारे ज़माने में उस समय ऐसा हो जाता था अमूमन, ये नहीं है कोई मेरा ही बाल विवाह हो। उस समय मेरे जो जितने समकक्ष थे उनका लगभग भी बाल विवाह हो जाता था, तो मैं भी उसी दौर से गुजरा हूँ। मेरा भी अरेंज मैरिज थी, बाल विवाह था। बाल विवाह आपका हुआ था। अभी देखिए, आपकी पत्नी परमेश्वरी जी, उनका राजनीति में कितना सहयोग आपका वो करती हैं, या फिर उनकी सपोर्ट आपको कैसी है राजनीति के अंदर? कैसे देखते हैं आप उनकी सपोर्ट को, कि अगर ये इतने पॉजिटिव सपोर्ट ना होती तो आप अपने आप को कहाँ पाते? कैसा सहयोग रहता है उनका पॉलिटिक्स में? परिवार के सहयोग के बिना तो आदमी राजनीति में कदम भी नहीं उठा सकता। बिल्कुल। बड़े बुजुर्ग, एक कहावत होती थी कि तोप का ज़्यादा शोर होता है या तवे का ज़्यादा शोर होता है, लेकिन जिस घर में तवे का ज़्यादा शोर होगा वही व्यक्ति राजनीति में आगे जा सकता है। ठीक। मेरे कहने का मतलब है कि घर आए हुए हर उस मेहमान के लिए हमारे पारिवारिक लोग चाय पानी खाने पीने के बगैर जाने नहीं देते। ये हमारे घर की तवे की आवाज़ है, तवे की आवाज़ है। और ये पुरानी कहावत है कि तोप से ज़्यादा तवे की आवाज़ होती है। और घर के प्रत्येक सदस्य ने मेरा कदम कदम पे, चाहे वो चुनावी समय हो चाहे कोई दूसरा समय हो, मेरा साथ देने का काम किया है। और उसके साथ साथ परिवार में हमें 4 भाई हैं। एक भाई तो कई वर्ष पहले एक्सपायर हो चुके हैं, अब हम 3 भाई हैं। एक भाई चौधरी रणजीत सिंह जी मेरे से बड़े हैं, और सुरेश कुमार जी मेरे से छोटे हैं। अगर मैं भाइयों के बारे में कहूँ तो मेरे दोनों भाई राम लक्ष्मण से भी बढ़िया है। शायद राम और लक्ष्मण ने अपने भाइयों को इतना सहयोग नहीं किया होगा जितने मेरे दोनों भाइयों ने राम लक्ष्मण के रूप में मुझे यहाँ तक पहुँचाने में अपना अहम योगदान दिया है। और उसके साथ साथ गांव दौलतपुर का जितना सहयोग
मुझे मिला है, मेरे को नहीं लगता कि 90 की 90 विधानसभा में किसी विधायक को इतना सहयोग मिला हो। मेरे गांव के प्रत्येक व्यक्ति ने फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक घर को, प्रत्येक वोटर को टच किया था। तब मुझे भली भांति एहसास हुआ कि बड़े बुजुर्ग कहते थे कि गांव तो राम हुआ है। जब मुझे वास्तव में समझ आया कि गांव तो वास्तव में ही राम होता है। राम होता है। तो पत्नी से आपको पूरा सहयोग मिलता रहा है, या मैं ये कहूँ परिवार से पूरा सहयोग मिलता रहा है। बलवान जी, सुबह निकलना, देर रात को आना, बहुत से समय तक घर से बाहर रहना, क्या इस राजनीति ने परिवार का समय छीना है? क्या परिवार को आप कम समय दे पाए हो राजनीति की वजह से? निसंदेह राजनीति में आने के बाद में राजनीतिक व्यक्ति का दायरा थोड़ा विस्तृत होता है और समय पे कैंची सबसे पहले परिवार पे ही चलती है। बिल्कुल। क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस होता है कि परिवार के लोग तो एडजस्टमेंट कर लेंगे। अगर मैं बाहर समय नहीं दे पाए तो नेगेटिविटी फैल जाएगी। इसमें कोई ताज्जुब नहीं, कोई शक और शुबा नहीं कि परिवार को समय अब कम दे पाते हैं। इस बात का पछतावा भी रहता है? घर वाले ऐसा पछतावा कभी महसूस होने नहीं देते। घर वालों की पूरी सपोर्ट है, ऐसा कभी भी पछतावा इनको नहीं हुआ। अभी मेरा सवाल आपसे ये था कि जब आप पहला चुनाव लड़ रहे थे, पहले चुनाव के दौरान आपका पहला चुनाव था, आपके अंदर कॉन्फिडेंस अधिक था, विश्वास खुद पे अधिक था, या थोड़ा बहुत अंदर कहीं ना कहीं डर भी था कि मेरा पहला इलेक्शन है, मैं हारूंगा, मैं जीतूंगा, मेरे साथ क्या होगा? क्या चल रहा था आपके दिमाग में पहले चुनाव के दौरान? 2014 में मेरा विधानसभा का पहला इलेक्शन था और मुझे ये कहीं भी लेश मात्र भी डर नहीं था कि मैं चुनाव हार जाऊंगा। पूरा कॉन्फिडेंट था। लेकिन लोग गाहे बगाए जिक्र करते थे कि नया आदमी है और प्रतिद्वंदी एक्सपीरियंस होल्डर है, तो मैंने उनको कहा था कि चिंता मत करो, जीत विजय श्री हम ही हासिल करेंगे। और मैं और मेरे कार्यकर्ताओं ने जो 2014 में जो अनथक मेहनत करी थी और जो अपने आप को तुर्रमखा समझते थे, हमने उनको धाराशाही करते हुए और मैंने विधानसभा में प्रवेश किया था। तो मुझे पूरे चुनाव कैंपेनिंग के दौरान कभी भी हार का डर महसूस नहीं हुआ। हमेशा मैं कॉन्फिडेंट से लबालब रहता था कि विजय श्री हम हासिल करेंगे। वो आपकी बातों से भी दिखता है कितने कॉन्फिडेंट इंसान आप हैं। उसके बाद जब पहली बार हम इलेक्शन जीतते हैं, आप इलेक्शन जीतते हैं, तो बड़ा खुश होता है व्यक्ति। आप विधायक बन गए हो, कितनी एक्साइटमेंट थी, रात को नींद आ गई थी, नहीं आ गई थी, क्या चीज़ें चल रही थी दिमाग में विधायक बनने के बाद? कोई भी साथी जब जिंदगी में पहली बार विधायक बनता है तो उसको, उसके परिवार को, उसके रिश्तेदारों को, मित्रगण को, विधानसभा के कार्यकर्ताओं को खुशी का कोई पैमाना नहीं रहता। बिल्कुल। उस रात मैं और मेरा परिवार, मेरे सभी समर्थक बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन एक कमी मुझे उस समय महसूस हो रही थी, क्योंकि मेरे पिताजी की भी हार्दिक इच्छा थी कि राजनीति में जाना चाहिए और एमएलए बनना चाहिए। तो उनका 29 अप्रैल 2009 को स्वर्गवास हो गया था और चुनाव में सितंबर अक्टूबर 2014 में बना था। तो उस समय मैं सोच रहा था अकेला बैठे हुए, आज पिताजी होते तो कितना खुश होते वो। उनकी जो एक उमंग थी, जो इनके मन में चाहत थी, वो उस चाहत को पूरा होते हुए देखते। लेकिन खुशी पूरे परिवार में थी, पूरे परिवार में थी। और उससे बड़ा दिन किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता जब आपके परिवार से कोई विधायक बनता है जो इतने बड़ी उपलब्धि हासिल करता है। मेरा जो अगला सवाल आपसे है, देखिए राजनीति को अगर बाहर से कोई बैठ करके देख रहा है, कोई मेरे जैसा व्यक्ति देख रहा है, देखते हैं आज हर एक राजनेता के पास लग्जरी गाड़ियां हैं, बड़े आसानी से हाथ हिलाते हुए किसी भी सभा में जाते हैं, अपना भाषण बोलते हैं,
और आ जाते हैं। सवाल ये है कि क्या राजनीति उतनी ही आसान है जितनी बाहर से दिखाई दे रही है, या इसमें कुछ अंदर कशमकश चल रही है? राजनीति का आप बाहरी आवरण देखोगे तो आप सोचोगे कि बड़े रजवाड़े की तरह ठाठ बाट से रहते हैं, बिल्कुल। लेकिन उसका पीछे का संघर्ष आम जनमानस नहीं देखता। किसी भी व्यक्ति, चाहे वो सरपंच बने, चाहे वो जिला परिषद बने, चाहे एमएलए बने, चाहे एमपी बने, उसका उसके पीछे का संघर्ष होता है, तभी वो जनता द्वारा चुन के उस मुकाम पे पहुंच सकता है। राजनीति का क्षेत्र भी 24 घंटे का संघर्ष का क्षेत्र है। ना इसके अंदर संडे है, ना इसके अंदर मंडे है, ना इसके अंदर छुट्टी है। आपको 24 घंटे निरंतर अपने आमजन के पास रहना पड़ेगा, उपलब्ध रहना पड़ेगा। अगर आप 24 घंटे जनता के साथ रहोगे, कंधे से कंधा मिला के चलोगे, उनके सुख दुख में शामिल होगे, तो जिस तरह से कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है, तो आमजन उस पर्सनैलिटी को आशीर्वाद जरूर देती है। ज़रूर देती है। आपके कहने का भाव है कि जितना आपको बाहर से राजनीति सुखद लग रही है, आसान लग रही है, उतना है नहीं। जब आप इस दलदल में उतरते हो, दलदल कहूँ या इस मैदान में उतरते हो, तभी आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि कोई एक ऐसा राजनेता या कोई पारिवारिक सदस्य भी आप मेरे को बता सकते हो जिसने आपको राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया हो, प्रेरणा मिली हो, जिन जैसे बनने की आपकी इच्छा हो? ऐसा कोई व्यक्ति आपके दिमाग में आ रहा हो कि वहाँ से मेरे को प्रेरणा मिली कि मेरे को राजनीति में आना चाहिए? राजनीति तो मैंने बचपन से ही घर में देखी थी, क्योंकि उस समय हमारा परिवार पंचायत सत्र की राजनीति करता था। और मेरे दादाजी बहुत पहले जो बड़ी बड़ी पंचायत होती थी, उस समय 25 गांव के सरपंच थे। जब ये सारा कॉम्बिनेशन था, संयुक्त पंजाब था उस संयुक्त समय। पंजाब था। तो उस समय भी हम पंचायत सत्र की राजनीति करते थे। उसके बाद में छुट्टी होती गई, पंचायतें टूटती गई, आज तो एक एक गांव की पंचायतें हैं। बिल्कुल। तो राजनीति तो शुरू से मेरे खून में थी, और परिवार का माहौल भी शुरू से राजनीतिकमय था। तो कहीं ना कहीं दिल में एक चाहत थी कि इस ग्राम सत्र की राजनीति से, पंचायत सत्र की राजनीति से हम इस राजनीति को विधानसभा पहुंचाने का काम करें। ये दिल में मेरी भी चाहत थी, घर के परिवार के दूसरे सदस्यों की भी चाहत थी। और सपने आपके तभी पूरे होते हैं जब आप सपना देखते हैं। तो ये सपन हमने शुरू से देखा था, और परमात्मा ने बहुत जल्द हमारा यह सपन पूरा कर दिया। इसके लिए हम उनके आभारी हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। वैसे भी बहुत कम लोग होते हैं जो जैसा सोचते हैं वैसा जी पाते हैं, या जिस काम को वो करना चाहते हैं वही काम वो कर पाते हैं। तो आप भी उन्हीं सौभाग्यशाली लोगों में से हो। अभी मेरा थोड़ा सा ये अटपटा सा सवाल भी लग सकता है आपको, लेकिन लोगों के दिमाग में एक चीज़ है कि अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिशियन है तो वो ईमानदार नहीं हो सकता। पॉलिटिक्स और ऑनेस्टी दोनों ऐसा कहते हैं कि अलग अलग पहलू हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या राजनीति में ईमानदार रहना संभव है? आम जनमानस में राजनीतिक व्यक्तियों के प्रति एक नैरेटिव सेट कर दिया गया कि राजनीति में ईमानदार नहीं हो सकते, राजनीति के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। लेकिन राजनीति में भी बहुत आसानी से ईमानदार रहा जा सकता है। इसके उदाहरण आपके पास है। पूर्व में रहे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, पूर्व में रहे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी थे, बिल्कुल। और भी बहुत से राजनेता ऐसे हुए हैं जब मरणासन पे था तो उनका अकाउंट 0 बैलेंस था। बिल्कुल। तो राजनीति में भी ईमानदार रहा जा सकता है। ये राजनीतिक व्यक्ति की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। जिसकी सोच हो पैसे कमाने की, भ्रष्टाचार करने की, उन जैसे लोगों की तरफ देख के आज लोगों ने नैरेटिव सेट कर दिया कि राजनीतिक लोग भ्रष्ट होते हैं। लेकिन मैं नहीं मानता कि सभी राजनीतिक लोग भ्रष्ट होते हैं।
ईमानदार राजनीतिक लोगों की संख्या आज भी ज़्यादा है आज भी ज़्यादा और है। पूरी तरह राजनीति में ईमानदार रहा जा सकता है। ऐसा पॉसिबल है, राजनीति में ईमानदारी से व्यक्ति बिल्कुल रह रह सकता है। आपको कोई ऐसा कोई झूठ लग रहा हो कि राजनीति में यार ये लोग बड़ा झूठ बोलते हैं, जो झूठ राजनीति में बहुत चलता हो, ऐसा कोई झूठ आपके दिमाग में आ रहा हो कि यार राजनीति में ये वाला झूठ बहुत चल रहा है? मैं आपको एक और ऑप्शन दे रहा हूं, अगर आपको कहीं पर भी लगे कि नहीं इस क्वेश्चन का मैं आंसर देना नहीं पसंद करूंगा, आप पास कर सकते हो। लेकिन अभी तक आपने जिस ईमानदारी से, जिस कॉन्फिडेंस से आंसर किए हैं, मेरे को वो बहुत पसंद आए। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। तो क्वेश्चन बलवान जी वही, सबसे बड़ा झूठ जो राजनीति में चलता हो। आप मेरा राजनीतिक लोगों से झगड़ा करा के मानोगे और आप कह रहे हो कि मेरे क्वेश्चन का उत्तर आप दिल से देना, दिमाग से नहीं देना। बिल्कुल। अगर मैं इस क्वेश्चन को बाईपास करता हूं तो वो भी आम जनमानस के साथ न्याय संगत नहीं होगा, और अगर शब्दों में बयां करूं तो कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मैं एक शेर के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि राजनीति में मिजाज इश्क होम्योपैथिक है उनका, मिजाज इश्क होम्योपैथिक है उनका। ना सुइयाँ, ना एक्सरे, ना बोतल, ना दाखिला, हम दर्द बयां करते रहे और वो मीठी गोलियां देते रहे। हम दर्द बयां करते रहे और वो मीठी गोलियां देते रहे। अब ये आपको समझना है कि दर्द कौन बयां कर रहा है और मीठी गोलियां कौन दे रहा है। विधायक जी ने अपना पल्ला शेर के माध्यम से इस क्वेश्चन से झाड़ लिया है। बाकी आपने इस शेर से भी लोगों को बहुत अच्छा क्ल्यू दिया है, वो अब आप लोगों को समझना है, आपका काम है। बलवान जी, क्या राजनीति में दोस्ती होती है? बिल्कुल सच्ची दोस्तियां मैं बात कर रहा हूं। सच्ची दोस्ती होती है राजनीति में, बिल्कुल होती है, और सच्ची दोस्ती होती है। सच्ची दोस्ती होती है राजनीति में, सच्ची दोस्ती होती है। दोस्ती से मेरे को एक चीज़ याद आती है, आपकी दोस्तियों पर मैं बात करना चाहता हूँ। हाल ही में फतेहाबाद में एक शादी होती है। उस शादी समारोह में आपने हरियाणा की राजनीति के सारे धुरंधर इकट्ठे कर दिए। वहाँ नेता प्रतिपक्ष, एक्स चीफ मिनिस्टर, आज के चीफ मिनिस्टर, बहुत सारे कैबिनेट मंत्री, विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्ष उसमें देखने को मिले। कई अखबारों की मैं हेडलाइन पढ़ रहा था कि फतेहाबाद में सतयुग आ गया है, लोगों के जुबान पर भी ये बातें थी। ये कैसे संभव हो पाया कि इतने सारे राजनीतिक पार्टियों के लोगों को आपने इकट्ठा कैसे किया? हरियाणा का मिजाज ऐसा है कि भाईचारे में हरियाणा प्रदेश की आवाम बहुत मजबूती से विश्वास करती है, और हर समय हमें राजनीतिक व्यक्ति नहीं होते, सोशल भी होते हैं। हाँ, सामाजिक रहना पड़ता है। और मेरे आज भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सभी पार्टियों में बहुत अच्छे संबंध हैं, मित्रतापूर्वक संबंध हैं। और जब घर में कोई खुशी का माहौल होता है तो सभी मिलने वाले साथी होते हैं, मित्रगण होते हैं, उनको सादर आमंत्रित किया जाता है कि हमारे घर में खुशी का माहौल है, अगर आप आएंगे तो हमारा सम्मान बढ़ेगा, हमारी खुशियों में चार चांद लगेंगे। बिल्कुल। और जब बेटे अभिमन्यु की शादी थी तो मैंने भी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं, खुशियाँ बांटनी चाहिए। तो जितने भी मेरे चाहे राजनीतिक दोस्त हों, चाहे सामाजिक दोस्त हों, चाहे धार्मिक दोस्त हों, सभी को मैंने सादर आमंत्रित किया था, और सभी ने आके बच्चे को भरपूर आशीर्वाद दिया था। चाहे धर्म गुरुओं की बात हो, चाहे सामाजिक लोगों की बात हो, चाहे राजनीतिक लोगों की बात हो, सभी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हमारी शादी में, हमारी खुशियों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आके हमारा मान सम्मान बढ़ाया, हमारी खुशियों के अंदर उन्होंने भागीदारी की। मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। आप उनको आभार व्यक्त कर रहे हैं। बलवान जी, आप विपक्ष के विधायक हैं। एक अफवाहें चलती है, या फिर मैं ये कहूं कि लोगों में बातें होती है कि बलवान जी के आज भी भाजपा के साथ अच्छे संबंध हैं।
क्या बताना चाहते हो, भाजपा से कैसे संबंध है आपके? शायद वो चीजें इफेक्ट कर रही हो कि इनकी शादी में मुख्यमंत्री साहब भी आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री साहब भी आ रहे हैं, शायद लोग उससे भी गैस कर रहे हो भाजपा से नहीं, कैसे संबंध है? शादी में तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आए थे, आए बहन थे। शैलजा जी भी आई थी, चौधरी बिल्कुल। कुलदीप सिंह सुरजेवाला भी आए थे, जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह चौटाला भी आए थे, इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा जी भी आए थे। हाँ, सारी शादी में तो बहुत लोग आए थे, बहुत। और मैं भी जब उनके घर में खुशी का माहौल होता है तो मैं भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता हूँ। आपने बात पूछी भाजपा से आपके कैसे संबंध हैं, अगर मैं इस प्रश्न को बाईपास करूं तो शायद इस प्रश्न से बचने वाली बात होगी। बिल्कुल। मैं इस प्रश्न को एक शेर के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि मेरे संबंध उनसे कैसे हैं। अजब रिश्ते हैं मेरे उनसे, अजब रिश्ते हैं मेरे उनसे, ना मैं उनके अपनों में हूँ ना वो मेरे गैरों में है। ना आप उनके अपने में हो और ना वो आपके गैरों में है। मैं ये देख रहा हूँ कि जो भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आता है इनके पास एक शेर उसके लिए तैयार रहता है। वो अब आगे की बातें हम लोगों को समझनी है। शेर और शायरी का बहुत अच्छा शौक रखते हैं आप और बहुत अच्छी शायरी बता भी रहे हैं। एक नई जनरेशन आई है बलवान जी, जेन जी, उसको आजकल लोग कॉकरोच बता रहे हैं। उन्होंने एक मूवमेंट भी की, तो इन कॉकरोचों पर आपका क्या कहना है? कॉकरोच की और डायनासोर की उत्पत्ति एक समय में हुई थी। डायनासोर आज से 2000 साल पहले लुप्त हो चुका है, कॉकरोच आज भी है। कॉकरोच की जितनी क्षमता है जीने की शायद ही इस धरती पे किसी प्राणी में होगी। कॉकरोच किसी भी परिस्थितियों में जी सकता है, वो मिट्टी भी खा के जी सकता है, वो लोहा भी खा के जी सकता है, वो धूप में रह सकता है, वो ठंड में रह सकता है, वो 48 डिग्री टेम्परेचर में भी रह सकता है, वो -50 डिग्री टेम्परेचर में भी रह सकता है। कॉकरोच बहुत संघर्षशाली प्राणी होता है। और जो आज कॉकरोच की जिन्होंने संज्ञा दी थी, उस जैन जी ने अपने आप को कॉकरोच घोषित करते हुए केंद्र की सरकार को बहुत जल्द यू टर्न करने पे मजबूर भी किया था। बिल्कुल कर दिया था। और अगर आप जैन जी को साथ लेके नहीं चलेंगे, ईमानदारी से उनकी भावनाओं की कदर नहीं करेंगे, तो युवा और उसका उल्टा होता है वायु। जितनी वायु के अंदर ताकत होती है उतनी ही युवा में ताकत होती है। और युवा शक्ति जब एक होके मैदान जंग में आती है तो वो बड़े बड़े लोगों का धाराशाही करने का काम करती है। तो जैन जी को, कॉकरोच को हम किसी भी स्तर पे कम नहीं आ सकते। इनकी भावनाओं के आदर सम्मान करना चाहिए, फिर ये देश के सर्वांगीण विकास में अपना अहम योगदान देते हैं। अहम योगदान देते हैं। और एक रिसर्च हुई है उसमें आज तक की सबसे इंटेलिजेंट जो जनरेशन आई है अपनी, वो जैन जी को बोला गया है। अभी मेरा ये जो युवा पीढ़ी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जैन जी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें एक चीज और मेरे को देखने को मिली है कि आज के दिन क्या हुआ कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो विदेशों में जाना चाह रही है। उनका वो तरीका कानूनी है या गैर कानूनी, इस बात की भी परवाह वो लोग नहीं कर रहे, पर इंडिया को छोड़ना वो चाहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि बहुत से बच्चों को डिपोर्ट भी कर दिया जाता है, वापस इंडिया भेज दिया जाता है, और इस हालात में भेजा जाता है कि उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है। उनके हाथों में बेड़ियां हैं, एक कैदियों की तरह उनको वापस डिपोर्ट किया गया। आपने भी न्यूज चैनल्स में देखा होगा। इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? इससे देश की छवि पर क्या प्रभाव पड़ता है और ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। ये सरासर हमारी विदेश नीति का फेल्योर है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हमारे युवा साथी विदेशों में जाके अपना कारोबार करने, अपना जॉब करने के लिए जाते रहे हैं। लेकिन जो व्यवहार इस बार अमेरिका ने हमारे युवाओं के साथ किया, कभी भी ऐसा व्यवहार आज तक नहीं हुआ। बिल्कुल। ये सरासर हमारी विदेश नीति का फेल्योर है। चाहे अमेरिका हमारे से धनाढ़ हो, लेकिन हमारी अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम उसके अंदर आंख से आंख मिला के बात कर सकें।
हम उसकी गलत बात की कभी भी ना हिंदुस्तान ने पहले हाँ भरी और ना आगे बढ़ेगा। जब हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी अमेरिका यात्रा पे थी, तो वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन से किसी बात पे उनको चुभ गई थी, तो तत्काल उनकी मीटिंग छोड़ के और उनको आग्रह भी किया था कि आप मीटिंग करें, अपने देश रवाना हो चुकी थी। ऐसे हमें प्रधानमंत्री चाहिए। हमारे देश की अगर प्रतिष्ठा पे कोई उंगली उठाने का प्रश्न करता है तो उसको हमें जी तोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन जो ट्रंप सरकार ने हमारे युवाओं के साथ किया, किसी भी सत्र पे हम इसको जायज़ नहीं ठहरा सकते, क्योंकि बच्चे रोज़गार के लिए विदेशों में भी जाएंगे, जॉब के लिए भी जाएंगे, लेकिन हमारे देश की विदेश नीति मजबूत होगी तो दूसरा देश हमारे बच्चों के साथ ऐसी दुर्व्यवहार करने के लिए 100 बार सोचेगा। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि पिछले 8-10 साल में हमारी विदेश नीति पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। और पिछले दिनों जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके अंदर हमने हमारी विदेश नीति को तार तार होते हुए देखा था, क्योंकि हमने लड़ाइयाँ पहले भी लड़ी हैं, चाहे 1962 की चाइना के साथ वार हो, चाहे 65 की लड़ाई पाकिस्तान के साथ हो, चाहे 71 की लड़ाई हो। बहुत से देश हमारी मदद में आए थे उस समय। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो कोई भी देश हमारे समर्थन में खड़ा नहीं हुआ था। ले दे के तालिबान ने हमारे पक्ष में स्टेटमेंट दी थी, जिसका हम हमेशा विरोध करते हैं। तो ये हमारे विदेश नीति का जीता जागता उदाहरण था फेल्योर का। और आपके चैनल के माध्यम से अगर हमारे विदेश नीति के एक्सपर्ट, हमारे राष्ट्राध्यक्ष, हमारे सत्तासीन लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूँगा हमें वही पुराना पैटर्न जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जो गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई थी, उसी नीति पे हमें चलना पड़ेगा। और एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से समकक्ष होकर हम बात करेंगे, तभी हमारे देश की मान प्रतिष्ठा बरकरार रहेगी, बढ़ेगी। नहीं तो जिस तरह से आज हमने हमारे बच्चों के दुर्व्यवहार पे चुप्पी साधी है, आने वाले दिनों में दूसरा देश भी ऐसा दुस्साहस कर सकता है। तो बलवान जी के हिसाब से स्वाभिमान से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। तो देश के प्रधानमंत्री हो या फिर जो देश की विदेश नीति हो, उसमें हमारा स्वाभिमान बना रहना चाहिए। अभी बलवान जी, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन जो है वो है 2024 के चुनाव पर। 2024 में विधानसभा का चुनाव होता है। पूरा हरियाणा का जो एक लहर थी, या जो मैं ये कहूँ कि लोगों की जो भावनाएं थी, वो ऐसे दिख रही थी कि कांग्रेस की तरफ है। मीडिया था वो भी कांग्रेस की सीटें मिनिमम मैं ये कहूँगा 50 और उससे ऊपर 75-85 तक जा रहे थे कई लोग। लेकिन फिर भी क्या नहीं हो पाया, हमारा सरकार नहीं बन पाई। क्या वजह रही, क्या कारण रहे इसके पीछे? ये तो हमारे नेता राहुल जी ने पिछले 2 साल से समय समय पे कह रहे कि ये सरकार है वोट चोरी की सरकार है, वोट चोरी की सरकार। और उन्होंने उदाहरण तो हरियाणा के बहुत दिए थे कि इन विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने वोट चोरी करने का काम किया था। और उसके बाद में इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार भी चुराने का काम किया था। और उसके बाद में इन्होंने बंगाल विधानसभा चुनाव में भी SIR की आड़ में लाखों वोटों को काट के बंगाल की सरकार भी चुराने का काम किया था। तो ये जो वोट चोर लोग हैं, इन्होंने सरकार चुरा के हरियाणा के अंदर सरकार बनाई है। ये आम जनमानस की भावनाओं के अनुरूप सरकार नहीं है। आम जनमानस तो कांग्रेस को जिताना चाह रहा था, बिल्कुल, और उनकी कहीं ना कहीं भावनाएं भी आहत हुई हैं। उन चाहे EVM पे विश्वास की बात हो, चाहे कोई दूसरे इन्होंने अनैतिक हथकंडे अपनाए हों। और एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर इस तरह के अनैतिक हथकंडे, इस तरह की चोरी ज़्यादा दिन नहीं चल सकती। तो जो लोग इस काम में संलिप्त हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहूँगा कि राष्ट्र रहेगा तो हम सब रहेंगे। बिल्कुल। राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा।
सत्ता आएंगी, सत्ता जाएंगी, लेकिन काम ईमानदारी से करना चाहिए, राष्ट्र हित में काम करना चाहिए। ऐसा कोई भी काम हमें नहीं करना चाहिए जिससे हमारे राष्ट्र का नुकसान हो। जिससे हमारे और अगर हम लोगों की भावनाओं से खेलेंगे, उनके वोट चोरी करेंगे, तो ये दीर्घकालीन राष्ट्र के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। बिल्कुल। अभी जो मेरा आपसे अगला सवाल है, थोड़ा सा अलग से टाइप का सवाल मैं इसको कहूँ, या फिर ये ऐसा सवाल है कि जैसे आप एक सुबह उठते हो और अपने आप को राहुल गांधी पाते हो, पूरी देश की कांग्रेस के सर्वे सर्वा अगर आपको बना दिया जाए, हरियाणा की राजनीति में या हरियाणा की कांग्रेस में क्या बदलाव लाना चाहोगे आप? ये तो एक काल्पनिक सवाल है, और काल्पनिक सवालों का जवाब मैं समझता नहीं कि देना चाहिए। अगर मगर किंतु परंतु इन बातों में विश्वास नहीं करता। मैं तो यथार्थ पे जीने वाला व्यक्ति हूँ। यथार्थ पे जीने वाले व्यक्ति हो। मैं ये भी इसके साथ पूछना चाहता हूँ, आप भांति भांति के राजनेताओं से, पॉलिटिकल लोगों से आप मिलते रहते हो, एक राजनेता का स्वभाव कैसा होता है? अगर उसको हम जानना चाहें, अंदर तक जानना चाहें कि एक राजनेता का अंदर से स्वभाव कैसा है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? नेचर एक पॉलिटिशियन का। मेरे को लगता है आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से मेरा आप मेरे समकक्ष जो राजनीतिक लोग हैं उनसे झगड़ा करा के ही मानोगे। नहीं, हमारा ये ऐसा बिल्कुल वो नहीं है, लेकिन ईमानदारी से आप जवाब दे रहे हो तो इसलिए हम सब चीज़ें आपसे पूछ लेना चाहते हैं। मैं इसे प्रश्न का उत्तर एक शेर के माध्यम से देना चाहूँगा। बातों की मिठास से दिल का भेद नहीं जान सकते, बातों की मिठास से दिल का भेद नहीं जान सकते, मोर को देखकर कौन कह सकता है कि ये सांप खाता है। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि ये सांप खाता है। ये फिर से आपको समझना है, मोर कौन है, सांप कौन है, ये आपका काम है। बट सब लोग एक जैसे भी नहीं होते, जैसा आपने कहा, राजनीति में भी भांति भांति के लोग हमें देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन बलवान जी, मेरी ये खुद का क्वेश्चन है, मेरे ये खुद में के मन में बहुत बार आता है। जब चुनाव होता है, आसपास बहुत भीड़ होती है, लोगों के धक्के लगते हैं, कोई खींचता है अपनी तरफ, क्या उससे व्यक्ति में चिड़चिड़ापन नहीं आता, गुस्सा नहीं आता? कैसे उन चीज़ों को एक राजनेता के तौर पे आप कैसे उनको सहन करते हो, या अगर गुस्सा आता है तो उसको कैसे कंट्रोल करते हो? नहीं, गुस्सा आता ही नहीं। जो लोग वहाँ पे चाहे धक्कम पेल हो रही हो, चाहे और हो रही हो, अपने लोग होते हैं। वो उन सब का चुनाव में एक उद्देश्य था कि ये इनकी इन प्रकरण हम विजय हासिल करें, विजय हासिल करें। और सभी साथी जब इतनी जी तोड़ मेहनत करते हैं तो गुस्सा आने का तो सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि मेरे समर्थक, मेरे हमदर्द, मेरे कार्यकर्ता चुनाव में मेरे से भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। बिल्कुल। वो मेरे से लेट सोते हैं, मेरे से जल्दी उठते हैं, ऐसी मैंने उनकी कार्यप्रणाली को देखा है। तो उन पे गुस्से का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। अच्छा, इलेक्शन के दौरान भी और वैसे भी मैं देखता हूं कि एक पॉलिटिशियन व्यक्ति के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, कुछ सच होते हैं, कुछ झूठ भी होते हैं। इतनी आलोचनाएं जब आप सुनते हो टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कैसे सहन करते हो? कैसे उनके ऊपर आपकी प्रतिक्रियाएं होती है कि लोग मेरे बारे में ये बातें बोल रहे हैं? आलोचनात्मक व्यक्ति को हमेशा नज़दीक रखना चाहिए, और मैं भी जो आलोचना करता है उससे कभी घृणा नहीं करता। मैं उसकी बात को सुन के अपना फिर आत्मचिंतन करता हूँ, आत्मविश्लेषण करता हूँ कि जो बात अब मेरे द्वारा कही गई, अगर इसके अंदर गलती है, मेरी गलत हूँ मैं, तो उसको सुधारने का प्रयास करता हूँ। और जैसे कबीर जी ने कहा भी है, निंदक नियरे राखिए, निंदकों को पास में रखना चाहिए। तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। बिल्कुल। अच्छा बलवान जी, जब आप विधायक नहीं थे और जब आप विधायक बन गए, क्या बदलाव आया जीवन में? क्या विधायक बनने के बाद कुछ
चेंजेस आपने अपनी लाइफ में देखे? राजनीति में अगर विधायक बनने के बाद में उस व्यक्ति के अंदर बहुत बदलाव आते हैं, उसका दायरा बढ़ जाता है, उसको सोच बड़ी रखनी पड़ती है। और पहले आदमी का दायरा छोटा होता है, विधायक बनने के बाद में दायरा विस्तृत होता है, विस्तृत हो जाता है। और उसी के अनुसार हमें सोच भी बड़ी करनी पड़ती है। यानी कि घूमना फिरना ज़्यादा हो जाता है, लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा हो जाता है। और जिस मैं समय की बात कर रहा था पहले कि परिवार के पास तो समय राजनीति में घुसने के बाद ही कम हो जाता है, वो समय मेरे हिसाब से थोड़ा और कम हो जाता है। अभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या विधायक बनने के बाद आज भी आपका जो मोबाइल नंबर है वो सार्वजनिक है? लोगों के कॉल लोग आपके पास सीधे फ़ोन कर सकते हैं या करते हैं? जब से मैंने मोबाइल लिया था और जब से पहला नंबर लिया था, वो नंबर ही मेरा आज तक नंबर है। मेरे पास 2 फ़ोन नंबर है, दोनों की सिम एक ही मोबाइल में है, दोनों 24 घंटे ऑन रहते हैं, दोनों सार्वजनिक हैं, पब्लिक डोमेन में है। चाहे रात के 12 बजे करो तो भी मेरा फ़ोन उठेगा, दिन में 1 बजे करो तो भी मेरा फ़ोन उठेगा। आप हल्के में मेरी इस तरह की बात कहीं सुन नहीं सकते भी मैं फ़ोन ना उठाया हो। मैंने हर साथी का फ़ोन मेरे लिए 24 घंटा मेरा फ़ोन उपलब्ध है। तो फ़ोन नंबर आपका पूरे हलके में पूरे सार्वजनिक उपलब्ध है। है। अभी मेरा जो सवाल है, आज के दिन हरियाणा की परिस्थिति कैसी है वो आप हमसे बेहतर जानते हैं। आज के दिन हरियाणा के कौन कौन से मुद्दे हैं आपकी नज़र में कि जो हरियाणा के लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं, हरियाणा के जो बड़े मुद्दे हैं उन पर आपकी क्या राय है? कौन से मुद्दे हैं हरियाणा के? हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। बेरोजगारी है, बिल्कुल। और पिछले दिनों जो आपने जैन जी का आंदोलन देखा था दिल्ली में जंतर मंतर पे, ये उसी का परिणाम है। आज बच्चे, वेल क्वालिफाइड बच्चे भी रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बिल्कुल। अगर इन बच्चों के बारे में हमने इनको रोजगार उपलब्ध कराने के बारे में कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया तो हमारा देश कहीं न कहीं अंधकार में हो सकता है। तो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। सरकार को ऐसा कोई मास्टर प्लान बनाना चाहिए कि बच्चों को, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, बच्चों को रोज़गार उपलब्ध कराना सरकार का धर्म बनता है, सरकार का कर्म भी बनता है, सरकार का फर्ज भी बनता है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अगर हम रोज़गार देंगे तो वो देश और प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दे पाएंगे। तो बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। और शायद पूरे देश के नंबर 1 या नंबर 2 पायदान पर हम लोग बेरोजगारी पर हैं। आपकी कंस्टिट्यूएंसी फतेहाबाद है, आपका जो एरिया है वो फतेहाबाद है। फतेहाबाद की कौन कौन सी समस्याएं आपके दिमाग में आती है कि फतेहाबाद की आज समस्या क्या है? फतेहाबाद के अंदर बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि फतेहाबाद के अंदर कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई उद्योग नहीं है। हम औद्योगिक दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से फतेहाबाद निचले पायदान से शुरू होता है। अगर उद्योग आएंगे फतेहाबाद के अंदर, चाहे प्राइवेट सेक्टर के हो चाहे गवर्नमेंट इंडस्ट्री हो, तो हमारे ज़िले का विकास होगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें शिक्षा की है। अगर हम आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा और दीक्षा नहीं दे सकते तो हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता, जीने का भी कोई अर्थ नहीं रहता। इसलिए मैं भी निरंतर, चाहे विधानसभा का पटल हो चाहे कोई और प्लेटफार्म हो, निरंतर शिक्षा की आवाज़ उठाता रहता हूँ। और मेरे प्रयासों से फतेहाबाद की भुन्ना में एक कॉलेज स्थापित हुआ, फतेहाबाद के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट बना, लेकिन सरकार की उदासीनता की वजह से फतेहाबाद कॉलेज की आज तक बिल्डिंग नहीं बनी है। और उसी तरह से आज की भाजपा की जो तत्कालीन सरकार है, इन्होंने घोषणा कर रखी कि हमें हरियाणा के प्रत्येक जिला मुख्यालय पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। बिल्कुल। और पिछले
नगर परिषद के चुनाव में इन्होंने एक झूठा बोर्ड लगा दिया था मेडिकल कॉलेज का, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, वोट ऐंठने के लिए। लेकिन आज वो बोर्ड कहाँ है किसी को नहीं पता। और मैं सरकार से कई बार विधानसभा पटल पे मांग कर चुका हूँ कि फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आप एक मेडिकल कॉलेज बनाने का काम करें। सरकार उसके लिए झूठा आश्वासन देती है कि हमने टोहाना साइड के रसूलपुर गांव में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। तो ना तो ये वहाँ बनाएंगे, ना इनकी मंशा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बनाने की है। बनाने की है। वहाँ ये इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि रसूलपुर गांव एक डिजर्ट क्षेत्र में आता है और कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा और दीक्षा देने से पहले उनकी सुरक्षा चाहता है, बिल्कुल। उनके यातायात के साधन देखता है। अगर सरकार रसूलपुर गांव में मेडिकल कॉलेज बनाती है तो वहाँ पे शायद बहुत कम बच्चे एडमिशन लेंगे, क्योंकि ना तो वहाँ पे यातायात का साधन है, ना बच्चे की कोई सेफ्टी की वहाँ पे है। अगर सरकार को सद्बुद्धि आए और उस कॉलेज को ये फतेहाबाद में बनाएं तो एक तो बच्चों को अच्छी शिक्षा और दीक्षा मिलेगी और उसके साथ साथ हमारे ज़िले का भी विकास होगा। क्योंकि जब मेडिकल कॉलेज के अंदर हज़ारों छात्र शिक्षा लेने आएंगे, टीचिंग स्टाफ भी आएगा, तो फतेहाबाद का व्यापार भी फले फूलेगा। आपने जैसे विधानसभा पटल की बात की, मैं आपकी एक विधानसभा की वीडियो देख रहा था जिसमें आप मांग कर रहे थे किसानों के कपास की खेती की। आपका जो एरिया है ये कपास का एरिया है। लगातार किसान, जो कपास का किसान है, वो घाटे में जाता जा रहा है। आपकी मैंने ये वीडियो एक विधानसभा के अंदर से देखी। तो आपका किसानों के प्रति आपको क्या लगता है कि आज किसानों के सामने समस्याएं क्या है, जो ये लगातार नुकसान किसान झेल रहा है, उसके बाद आत्महत्याएं करने तक की नौबत आ जाती है। तो किसानों की क्या समस्या है और सरकार को इस पर क्या करना चाहिए? किसानों को आज अच्छे खाद, बीज और दवाई की ज़रूरत है। बिल्कुल। और हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है, सरकार का भी दायित्व बनता है कि हमें, हरियाणा हरित क्रांति का जनक रहा है, अगर हमें उसको और भी अच्छे बेहतर तरीके से अपनाना तो किसान को अच्छी खाद देनी पड़ेगी, अच्छे नई तकनीक के बीज देने पड़ेंगे, उन स्तर की उनको दवाई उपलब्ध करानी पड़ेगी, तभी हमारी खेती और किसान आर्थिक तौर पे समृद्ध और संपन्न हो सकता है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, इन्होंने एग्रीकल्चर सीड पे, कृषि बीज पे रिसर्च ही बंद कर रखी है। और मैंने विधानसभा के पटल पे आवाज़ उठाई थी कि जहाँ पे पैडी का एरिया जो चावल लगता है, वहाँ पे ये कहते हैं कि आप नरमा की फसल बो, धान की फसल कम बो, इससे पानी का दोहन होता है। और सरकार उसको आर्थिक तौर पे 7,000 रुपये किले का देने का काम करती है। तो मैंने सरकार से कहा था कि आप 7,000 देने की बजाय किसान को कॉटन का BT5 सीड दें, BT5 बीज दें। और जिसको हम भूखा नंगा देश कहते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहाँ पे BT5 आ चुका है और हम हिंदुस्तान आज तक BT2 पे ही बैठे हैं। अगर हम रिसर्च करेंगे और किसानों को BT5 बीज उपलब्ध कराएंगे तो इन लोगों को पैडी के एरिया में 7,000 रुपये देने की ज़रूरत ही नहीं है। खुद किसान कॉटन की तरफ प्रेरित होगा, नरमा बीजने का काम करेगा। और BT5 बीज आज भी 1-2 स्प्रे में 35 से 40 मन होता है और उसकी क्वालिटी उन 70 की होती है। तो सरकार को अपना फ़र्ज़ निभाते हुए तुरंत एग्रीकल्चर सीड पर रिसर्च करना चाहिए। किसानों को BT5 के साथ साथ चाहे कोई धान का बीज है, चाहे कोई सब्जी का बीज है, चाहे कोई और दूसरी तिलहन फसल का बीज है, उच्च क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराने चाहिए ताकि हमारे हरियाणा प्रदेश खुशहाल हो, हमारा किसान खुशहाल हो।
जो जो आपने ये बात कही कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में BT5 आ चुका है और हम लोग आज भी BT2 पे हैं, ये वैसे हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए कि ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए। बलवान जी, युवाओं का भविष्य आप कैसे देखते हैं? और कुछ लोग जो कुछ युवा जो नशे की तरफ जा रहे हैं, उनको उनके पेरेंट्स या फिर उनके अभिभावक या उनका गांव कैसे बचाए, ये भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो युवाओं का भविष्य आप आज के दौर से कैसा देख रहे हैं? युवाओं का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब वो अच्छी शिक्षा और दीक्षा लेंगे, नशे से दूर रहेंगे। अगर हम ये सारी जिम्मेदारी बच्चों पे डाल दें कि आप अच्छी शिक्षा लें और नशे से दूर रहें, तो शायद ये बात न्याय संगत नहीं होगी। अभिभावक का भी, पेरेंट्स का भी, माता पिता का भी और सरकार का भी दायित्व बनता है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराएं। अगर कोई बैड एलिमेंट्स बच्चों के अंदर घुस चुका है तो उसको तुरंत ख़त्म करने का काम करें। बच्चों को समझा बुझा के सही रास्ते पे लाना चाहिए। आज हरियाणा में नहीं, पूरे हिंदुस्तान सतर पे 2-3 नशे से संबंधित चीज़ें जो फैल चुकी है, जिससे हमारा युवा पथ भ्रष्ट हो रहा है। एक तो ये क्रिकेट बुक्की है, जो ऑनलाइन क्रिकेट गेम चलता है। बिल्कुल। ये क्रिकेट बुक्की और स्मैक का नशा एक दूसरे के पूरक हैं। पहले हमारे युवा बच्चे क्रिकेट बुक्की के अंदर, क्रिकेट के अंदर सट्टा लगाते हैं और वहाँ पे जब वो लुट पिट जाते हैं, फिर वो नशे की तरफ अग्रसर होते हैं। बिल्कुल। और जब वो नशे की तरफ अग्रसर होते हैं तो फिर उनकी हैबिचुअल हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको सुसाइड करना पड़ता है या वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं। इन सभी को बचाने के लिए सरकार को कानून व्यवस्था दुरुस्त करनी पड़ेगी। जहाँ पे ये क्रिकेट ऑनलाइन गेम चलता है, क्रिकेट बुक्की चलती है, सबसे पहले इस नक्शस को तोड़ना होगा। और फिर जो केमिकल नशा हर जगह अपना घर कर चुका है, इसके नक्शस को तोड़ के हमारे युवाओं को बचाना होगा। अगर हमारे युवाओं को हम इस क्रिकेट ऑनलाइन, क्रिकेट बुक्की से और नशे से नहीं बचा पाए तो हमारा देश भी दूसरे देशों की तरह बुड्ढों का देश घोषित हो जाएगा। इसलिए सरकार को भी और सभी आमजन को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अपने अपने बच्चों की निगाह रखनी चाहिए। बच्चा बचपन में पथभ्रष्ट हो सकता है, उनको सही रास्ते पर लाने के लिए सरकार के साथ साथ सभी माता पिता का और दूसरा आमजन का ये फर्ज बनता है कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने के लिए, आने वाले देश के भविष्य को बचाने के लिए युवा पीढ़ी को सही रास्ते पे लाना, अच्छी शिक्षा दीक्षा देना, उनको अच्छी चिकित्सा उपलब्ध कराना, ये हम सब का फर्ज बनता है। हम सबका फर्ज बनता है। बलवान जी, अभी मेरा सवाल आपसे ये है कि आज हरियाणा को किन चीज़ों की ज़रूरत है? कि अगर आपको आज हरियाणा के लिए 3 बड़े फैसले करने हैं, कि आपको 3 बड़े फैसले लेने हैं या फिर 3 आपको मांगे उठानी है, तो वो हरियाणा के लिए क्या होगी? सबसे पहले तो हमें हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करना पड़ेगा। क्यों भी कोई भी आदमी काम करने से पहले शांति चाहता है और हमें जीरो क्राइम पे काम करना पड़ेगा। इसके लिए हमें पुलिस तंत्र को और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा, नई तकनीक उनको उपलब्ध करानी पड़ेगी। कानून व्यवस्था के लिए उनको नीतियों में हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। इसके लिए मेरी एक सोच है कि जिस तरह से आर्मी के अंदर प्रत्येक सिपाही लगभग अपनी पूरी सर्विस के अंदर पूरे भारत का भ्रमण करता है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पुलिस तंत्र के सिपाही से लेके SP तक अपनी सर्विस में पूरे हरियाणा प्रदेश का उनको भ्रमण करना चाहिए। पूरे हरियाणा प्रदेश में उनकी ड्यूटी लगनी चाहिए। इसके लिए हमें एक नीति निर्धारित करनी पड़ेगी कि कोई भी SP DC 1.5 साल से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर नहीं रहना चाहिए। इसी तरह से हमें सिपाही की
इंस्पेक्टर की, डीएसपी की, इन सब के लिए एक समय अवधि निश्चित करनी पड़ेगी कि इस जगह आपने इतने साल इतने दिन काम कर लिया, अब उसके लिए आप हमें ऑप्शन दो, हम आपको दूसरी जगह भेजेंगे। बिल्कुल। लंबे टाइम से अगर पुलिस का कोई व्यक्ति एक जगह रहता है तो स्वाभाविक बात है कि बैड एलिमेंट से उनके संबंध हो जाते हैं, मेल जोल बढ़ और जाता जब उनका बैड एलिमेंट से संबंध हो जाता है तो फिर कानून व्यवस्था तार तार होती है। है। ये इस तरह के हमें पुलिस तंत्र को चुस्त और दुरुस्त करना पड़ेगा। दूसरा मेरा प्रयास ये रहेगा कि हरियाणा के अंदर जो बेरोजगारी है वो आज मुंह बाई खड़ी है, उससे प्रत्येक घर प्रताड़ित है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा विदेशों से निवेश लेके आना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा, उसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर के गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट हैं उनको भी दुरुस्त करना पड़ेगा। नए नए कॉलेज, नए नए मेडिकल कॉलेज और दूसरे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, मेरे कहने का मतलब है स्किल पे हमें ध्यान देना होगा। अगर हम छठी के बाद में बच्चों को स्किल सिखाएंगे, स्किल पे ध्यान देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि स्किल्ड बच्चा कहीं भी आपको बेरोजगार घूमता हुआ दिखाई देगा। नहीं दे सकता। अगर हमारी शिक्षा प्रणाली को हम ऐसे ही रखें, सिर्फ हम कलरक पैदा करने वाली शिक्षा प्रणाली रखेंगे, तो ये हिंदुस्तान के लिए बड़ी घातक सिद्ध होगी। इसलिए हमें 5वीं के बाद में प्रत्येक, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, स्किल पे हमें ध्यान देना होगा। बच्चे की भावनाओं के अनुरूप उसको उसी स्किल के अंदर डालना पड़ेगा, तभी हम बेरोजगारी से निजात पा सकते हैं। बिल्कुल। आपने पुलिस प्रशासन को पूरी तरीके से दुरुस्त करने की बात कही, या फिर कानून व्यवस्था अच्छी और साथ में बेरोजगारी की। अभी हम लोग थोड़े से पर्सनल क्वेश्चंस की तरफ दोबारा आते हैं। बलवान सिंह दौलतपुरिया का भगवान में कितना विश्वास है? आस्तिक है, नास्तिक है? कैसी सोच बलवान सिंह दौलतपुरिया रखते हैं भगवान के प्रति? पूरी तरह मैं धार्मिक हूँ, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड को मानने वाला आदमी हूँ, और जहाँ भी मुझे कोई धार्मिक आयोजन होता है, अगर कोई साथी इनवाइट करता है तो मैं उस धार्मिक आयोजन में हर संभव अपनी हाजिरी लगाने का प्रयास करता हूँ। आपने जो ये बात बोली ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु, ये मैं आपसे चर्चा भी करना चाहता था कि जैसे ही मैं आपके ऑफिस में फतेहाबाद में अनाज मंडी में 73 नंबर दुकान पे आपका ऑफिस है, मैं आपके ऑफिस में एंट्री करता हूँ, मुझे एक मिनी इंडिया वहाँ पे दिखाई देता है। ये कोइंसिडेंशियली है या फिर बलवान जी ने हर एक वर्ग के व्यक्ति को अपने साथ जोड़ रखा है? मैं एंटर करता हूँ, मेरे को सिख भाई भी दिखता है, वहाँ पे खान साहब भी दिखते हैं, वहाँ पे शर्मा जी भी दिखते हैं, वहाँ पे आपको हिंदू धर्म की विभिन्न जातियों से भी लोग मिलते हैं। तो ये क्या कोइंसिडेंशली है या फिर बलवान जी ने इन सबको एक साथ पिरो करके रखा है? हमारे परिवार की हमेशा से ये एक सोच रही है कि जात से जमात बड़ी होती है, जात से जमात बड़ी होती है। बिल्कुल। और मैं भी उसी लाइन पे चलता हूँ। जात पात के अंदर मैं विश्वास नहीं रखता। मैं सभी साथियों को अपने साथ लेके चलता हूँ, और सभी साथी मेरे साथ जुड़ के अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। कंफर्टेबल महसूस करते हैं। बलवान जी को क्या प्रिय है, पैसा या इज्जत? पहले तो आदमी की इज्जत होनी चाहिए, बिल्कुल। पैसा सेकेंडरी है। लेकिन आज के इस दौर में पैसे से काम चल नहीं सकता। अगर आपकी इज्जत होगी तो उसके बाद में पैसा भी आपके जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। जरूरी है। और पैसे के लिए किसी आदमी ने कहा है, ए जर तू खुदा तो नहीं, ए जर तू खुदा तो नहीं, लेकिन कम वक्त तू खुदा से कम भी नहीं। कम भी नहीं। लेकिन इज्जत पहले होनी चाहिए, पैसा सेकेंडरी होना चाहिए। यहाँ पे जर का मतलब अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो पैसा है कि पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। बलवान जी, कोई कमजोरी नजर आती है अपने अंदर कि ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, इस पे मुझे काम करना चाहिए? कोई ऐसी बात जो आपको लगता हो कि है। क्या है वो? मैं बहुत जल्द
दूसरे व्यक्ति पे विश्वास कर लेता हूँ, बहुत जल्दी ट्रस्ट हो बहुत जाता है। जल्द ट्रस्ट कर लेता हूँ, और उसका मुझे कई बार खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। ये मेरा स्वभाव है, मैं विश्वास कर लेता हूँ। ये अच्छे व्यक्ति का स्वभाव होता है वैसे, और इसको मैं ताकत भी बोल सकता हूँ कि इसका विश्वास खामियाजा भी भुगतना पड़ता है खामियाजा कई भी बार। भुगतना पड़ सकता है। बलवान जी के लिए क्या आसान है? किसी व्यक्ति को माफ कर देना आसान है या उसको सजा देना आसान है? माफ कर देना। बलवान जी को क्या पसंद है, चाय या कॉफी? दोनों ही पसंद है। जब थकावट महसूस करते हैं तो उस समय चाय पीना पसंद करते हैं। चाय से एकदम आदमी एनर्जिक महसूस करता है। और वैसे ही पीनी हो तो फिर मैं ब्लैक कॉफ़ी पीनी पसंद करता हूँ। ब्लैक कॉफी भी आप पसंद करते हो। गांव या शहर? दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। शहर का काम गांव के बगैर नहीं चल सकता, गांव का काम शहर के बगैर नहीं चल सकता। ये हमारा सामाजिक ताना बाना है, ये और ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। अच्छा, दो व्यक्ति मैं आपको बताऊंगा, आपको एक चुनना है, मोदी जी या राहुल? निसंदेह राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी। क्योंकि आपने अब पिछले दिन उनकी कार्यप्रणाली, चाहे लोकसभा का पटल हो, चाहे जैन जी का आंदोलन हो, या कोई दूसरे विषय पे उनके विचार सुनने का आपको मौका मिला हो, वो हर विषय पे पूरी ईमानदारी से और खुल के अपने विचार रखते हैं। और ऑक्सफोर्ड तक वो पढ़े लिखे हैं। चाहे विदेश नीति हो, चाहे आर्थिक नीति हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे कोई क्राइम की कानून व्यवस्था की बात हो, या दूसरे जो आमूल चूल परिवर्तन सरकार को करनी चाहिए, राहुल गांधी जी हर उस बात का हर पटल पे अपने संबोधन में जिक्र करते हैं। और उनकी कार्यप्रणाली से ऐसा लगता है कि आज हमारे देश का सौभाग्य है कि राहुल गांधी जैसा एक युवा आज हमें नेता प्रतिपक्ष के रूप में मिल रहा है। रूप में मिल रहा है। बलवान जी को कब काम करना पसंद है? देर रात तक आप काम करना पसंद करते हो या आपको सुबह जल्दी उठना पसंद है? वैसे तो राजनीतिक व्यक्ति की रात तक काम करना उनकी मजबूरी भी होती है, लेकिन प्रकृति का नियम है जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। तो सुबह जो आप काम करोगे, आपका दिमाग तरोताज़ा होगा, वो आपके दिमाग में बात ज़्यादा देर तक रह सकती है, आपकी याददाश्त उसके अंदर ज़्यादा बढ़ती है। तो प्रयास तो मैं करता हूँ कि सुबह जल्दी उठ के काम करूँ, लेकिन कई बार मजबूरीवश देर रात तक भी काम करना पड़ता है। इसका अंदाज़ा मुझे हो गया था। मैंने जब इनका समय पूछा कि मेरे को आपसे बातचीत करनी है, तो मेरे को मैसेज मिला कि आप सुबह 7 साढ़े 7 बजे आ जाना। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा कि आप 7 साढ़े 7 बजे मुझे रेडी मिलेंगे, और ये मिले भी। तो इतने जल्दी उठ जाना वास्तव में एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगला क्वेश्चन, खेत में रहना पसंद करते हो या ऑफिस में? खेत किसानी तो बचपन से मेरे खून में है, और खेत का काम मैंने खुद भी किया है और अपने परिवारिक सदस्यों को करते हुए भी देखा है। लेकिन खेत के साथ साथ जब आमजन मानस के आशीर्वाद से विधायक का पद सुशोभित कर रहा हूँ, तो उसके लिए ऑफिस की भी ज़रूरत होती है। ज़रूरत होती है। सभी साथियों को मिलने के लिए कोई एक स्थान निर्धारित करना पड़ता है, जिसको हम ऑफिस का नाम देते हैं। जिसको आप ऑफिस तो खेत भी बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ ऑफिस में जाना भी ज़रूरी है। खेत भी ज़रूरी है, ऑफिस भी ज़रूरी है। इनका ये कहना है। लगभग इन्होंने क्या कर रखा है, जो भी हम इनसे पूछ रहे हैं, बड़े ही सहजता से, बड़े ही विश्वास के साथ हमें जवाब दे रहे हैं। और हम जितना फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, ये उतना ही बड़ी मैच्योरिटी से जवाब दे देते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर फतेहाबाद को एक ही शब्द में बताना हो, क्या है फतेहाबाद आपकी नज़रों में? फतेहाबाद, अगर मैं ये कहूँ कि पूरे वर्ल्ड की सबसे अच्छी धरा हमारे फतेहाबाद की धर्म नगरी है, तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो व्यक्ति फतेहाबाद के अंदर जिसका निवास स्थान है, जो यहाँ पे बाहर से आके जॉब करते हैं,
जो यहाँ पे अपना व्यापार करते हैं, उन लोगों को मैं खुशकिस्मत मानता हूँ। उन लोगों को खुशकिस्मत मानते हैं। एरिया अच्छा है, आपकी जन्मभूमि है, उससे भी आपको हो सकता है लगाव हो, लेकिन आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया। अभी हम बलवान जी अपने इस बातचीत के अंतिम पड़ाव पे हैं। मैं आपसे कुछ एक ये कहूँ संदेश लेना चाहूँगा, जैसे कि अपने युवा भाइयों के लिए, युवा दोस्तों के लिए, कि अगर उनको अपने जीवन में सक्सेसफुल बनना है, कामयाब बनना है, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, ये मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। युवा साथियों को सबसे पहले अपने जीवन में अनुशासन में रहना चाहिए। अनुशासन। अपनी शिक्षा की तरफ उनको ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल। और शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी भाग लेना चाहिए। अगर उस किसी साथी की खेलों में रुचि नहीं है, तो जो भी आपके कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में जो भी कोई प्रतियोगिता होती है, उसके अंदर आपको पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि पढ़ाई से अलग भी आपको एक प्लेटफॉर्म चुनना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप खेल में जाएंगे या दूसरी प्रतियोगिता में जाएंगे, तो आपको प्रतियोगिता का आभास होगा, आपके अंदर नेतृत्व के गुण उत्पन्न होंगे, और अच्छी शिक्षा पे बच्चों को ध्यान देना चाहिए, अपनी शिक्षा पे ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। इधर उधर उनको नहीं झांकना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई की एक उम्र होती है। अगर वो आप उस उम्र तक मेहनत से अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हो, तो आपका पूरा जीवन सुख में रहेगा। बिल्कुल। तो मैं तो युवा साथियों से यही कहना चाहूँगा कि आप नशे से दूर रहें, बैड एलिमेंट्स की आप बुरी संगति से दूर रहें, अपनी शिक्षा की तरफ ध्यान दें, और जो दूसरी सोशल एक्टिविटी है उनके अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अभी जो मेरा आपसे युवाओं के लिए आपने बहुत अच्छी बात कही, डिसिप्लिन में आपको रहना है, पढ़ने में आपको ध्यान देना है। अभी अगर कोई युवा राजनीति में आना चाहता है, या फिर मैं आपसे ये भी कहूँ कि अगर आपके बच्चे भी राजनीति में आना चाहते हैं आपके बाद, आपका कितना उनको सपोर्ट रहता है? या फिर जो युवा आ रहे हैं राजनीति में, उनको आप क्या कहना चाहोगे, उनको क्या करना चाहिए? चाहे हमारे घर का बच्चा राजनीति में आए, चाहे कोई दूसरा युवा राजनीति में आए, मैं इस बात का हमेशा समर्थन करूँगा, अच्छे पेरेंट्स को, अच्छे बच्चे को, अच्छे मनुष्य को राजनीति में आना चाहिए। आना चाहिए। जब अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तभी राजनीति अच्छी रहेगी। लेकिन कोई अगर राजनीति का बाहरी आवरण देख के ही राजनीति में आना चाहता है, तो वो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। राजनीतिक जीवन एक बड़ा संघर्षमय जीवन होता है। इसके लिए आपको त्याग भी करना पड़ता है, आपको संघर्ष करना पड़ता है, और सिर के ऊपर बर्फ़ की सिल्ली रखनी पड़ती है। अगर आपके अंदर सहन शक्ति है, संघर्ष करने का मादा है, तो आपको राजनीति में अवश्य आना चाहिए। तो आपको संघर्ष राजनीति में करना पड़ेगा। एकदम से आप ये चकाचौंध नहीं हासिल कर सकते, एकदम से आप विधायक नहीं बन सकते। बिल्कुल नहीं। अच्छा, अगला सवाल मेरा आपसे है कि जिंदगी की आपको क्या लगता है कि इस पूरे 60 साल के अपने जीवन के दौरान हमने सबसे बड़ी चीज़ क्या सीखी है? कि जीवन में ये हमने एक बहुत बड़ी चीज़ सीख ली इस टाइम पीरियड के दौरान, जो आपको लगता है बहुत बड़ी सीख थी हमारे लिए। मैंने मेरे 59-60 साल के जीवन में जो मैंने शराफत अर्जित की, जो भलाई अर्जित की है, उसका मैं किसी भी शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। हमारे परिवार ने और हमने हमेशा शराफत से और ईमानदारी से काम करने का प्रयास किया है, और ये आम जनमानस को भी ये बात भली भांति मालूम है कि वो लोग शरीफ भी हैं और ईमानदार भी हैं। ईमानदार भी हैं, जो आपने बहुत आपको बड़ा गर्व होता है जिस बात पे कि हमने ऐसा जीवन व्यतीत किया है। बलवान सिंह दौलतपुरिया को कैसा प्रतिद्वंदी पसंद है कि सामने यार ऐसा व्यक्ति आए तो मुकाबला कांटे का हो, मजा आ जाए चुनाव लड़ने का? ऐसा कौन सा प्रतिद्वंदी है, या फिर उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए?
कहते ना पहलवान तो जोड़ का ही होना चाहिए। जोड़ का होना चाहिए। अगर जोड़ का पहलवान होगा तो कुश्ती में मजा आएगा, राजनीति के दंगल में मजा आता मजा है। आता है। किसी शायर ने एक शेर कहा है, सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी भी चाहिए। ए खुदा, दुश्मन भी मुझे, मेरा दुश्मन से मतलब प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी भी मुझे खानदानी चाहिए। खानदानी से मेरा मतलब है जो जात पात की बात ना करे, जो ईमानदार हो, ऐसा प्रतिद्वंदी हमें चाहिए। जो साधारण, जो सिंपल और ईमानदारी से इलेक्शन लड़े, ऐसा आपको प्रतिद्वंदी चाहिए। आज के दिन का मेरा आपसे अंतिम क्वेश्चन, और ये भी थोड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन है, और ये उन पत्रकार भाइयों के लिए एक संदेश भी हो सकता है जो आपसे बार बार मिलते रहते हैं या भविष्य में कभी मिलेंगे। आपके दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन चल रहा है कि मेरे से पत्रकार लोग ये वाला सवाल क्यों नहीं पूछते, उनको पूछना चाहिए, जिसके लिए आपके अंदर एक्साइटमेंट हो ऐसे क्वेश्चन का जवाब देने की। कोई एक ऐसा सवाल जो आप चाहते हैं कि पत्रकार मेरे से पूछे लेकिन आज तक किसी ने पूछा नहीं है। ऐसा सवाल मेरे तो कोई दिलो दिमाग में नहीं है। और एक अच्छा जर्नलिस्ट, एक पत्रकार, वो तो खोजी पत्रकार होते हैं, वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। वो पत्रकार जितने भी मुझे मिले एक से एक इंटेलिजेंट थे, और उन्होंने सीधे भी प्रश्न पूछे, उन्होंने तीखे भी पूछे, और मैंने भी बड़ी सहजता से हमेशा पत्रकार भाइयों का सम्मान करते हुए सरल और सहज स्वभाव में उत्तर देने का प्रयास किया है। तो ऐसा कोई सवाल अभी दिमाग में नहीं है। बलवान जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना बेशकीमती समय जो हमें दिया, उसके लिए हम आपके धन्यवादी रहेंगे हमेशा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि हम दोबारा भी कभी ना कभी किसी ना किसी मुद्दे पर आपसे बातचीत करने के लिए फिर आएंगे। धन्यवाद। मैं भी आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय निकाल के मेरे साथ आके अपने विचारों का आदान प्रदान किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।